जो है। आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आज का अभी का जो टॉपिक है जो है डिपार्टमेंट मुआलिजात या मुआलिजात यानी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन। इसमें जो है इस अपने गवर्नमेंट बी कॉलेज में भी फिलहाल सिर्फ 2 ही टीचर हैं, 2 ही लेक्चरर हैं। एक डॉक्टर जमाल अहमद साहब, एक मैं खुद, मैं नजबुर रहमान। और जो है इसमें जो है प्रोफेसर एडिटर का जो पोस्ट खाली है वो बहुत ही जल्द ही फिलअप किया जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग को जो यूजी में जो पढ़ना है, जो मुआलिजात का जो पेपर है उसमें मुआलिजात फर्स्ट और मुआलिजात सेकेंड 2 पार्ट में उसको बांटा गया है। जो मुआलिजात फर्स्ट में जो है वो जो है 200 मार्क्स का है, जो उसमें भी 2 पार्ट हैं। जो 100 का मार्क्स का जो पेपर है उसमें जो सबसे पहला है पेपर अमराज नजाम हज अमराज नजाम आसाब व दिमाग, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम का। तो इसमें जो है जो थ्योरी जो है इसमें 200 पेपर का है, तो ईच मार्क इसमें 100 का है थ्योरी, 100 प्रैक्टिकल है। टीचिंग जो आवर है इसमें 150 आवर है इसमें। उसके बाद थ्योरी जो टीचिंग का आवर है वह 150 आवर है, और प्रैक्टिकल जो है कम से कम 50 आवर होना, उससे कम नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी का जो कुछ पेपर जो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोग को। जो अमराज निजाम आसाब व दिमाग, जैसे डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम में जो आपको पढ़ना है कुछ मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो टाइमिंग है टीचिंग का आवर, जो टाइमिंग थ्योरी में है 150 आवर है, तो उसी में से डिवाइड करके सबको को बताना है। उसमें है तो बहुत लंबी पेपर ये भी, लेकिन जो पेपर का जो टाइम दिया हुआ है 150 उसी में मैनेज करना है, क्योंकि यूजी लेवल का जो सिलेबस है उसी को टेकअप करना है नहीं। तो उसमें जो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि उसका एनाटॉमी क्या है और उसके फिजियोलॉजी क्या है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में। दूसरे उसके जो डायग्नोस्टिक पैरामीटर एंड इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसके यानी उसके अंदर में जितना इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, एमआरआई ऑफ ब्रेन हो, या उस सिस्टम से रिलेटेड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में भी आपको जानना है। जो डिजीज है उसी के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के आप क्लिनिकल डायग्नोसिस क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं, सस्पेक्ट रहेगा। प्रोविजनल ही डायग्नोसिस पहले कर सकते हैं, जब कंफर्म डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का यानी को रिलेटेड करना बहुत ही जरूरी है। खासकर इस जमाने में जहाँ पर हम लोग यूनानी को कंपेयर करते हैं कंपाउंड मॉडर्न मेडिसिन से, इस जमाने में हम लोग जो भी काम करें मॉडर्न का पैरामीटर के अकॉर्डिंग, और खासकर पुराने जो क्लासिकल यूनानी लिटरेचर है उसको हम लोग को रिलेट करके ही काम कर सकते हैं। और बहुत इससे पहले भी बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी है जो एक दूसरे से को रिलेट के काम किए हैं, तो अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला है। और जो पुराने जो हमारे क्लासिकल लिटरेचर में जो भी अच्छी बताए है बहुत हद तक वो मैच कर रहा है, जबकि उस जमाना में न सीटी स्कैन होती थी न एमआरआई होती थी। उसके बाद भी उस जमाना में जो अतिबाई कराम पुराने जो बताए उस हिसाब से बहुत ही मिलता जुलता मिलता है, और इसलिए और आज के जमाना में प्रूफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए डायग्नोसिस प्रूफ करना, क्योंकि हमारी कंपटीशन आयुर्वेद से नहीं होती है ना कि होम्योपैथ से, हम लोग की जो कंपटीशन तो सीधा होती है मॉडर्न से। इसलिए कि जब हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन वाले हम लोग को कहते थे ये क्वैक था, उस समय कहते थे, अभी भी बहुत जी कर रहे थे, इसलिए कि हम लोग को यूनानी की उतनी ऐड नहीं हो गई है, आयुर्वेद की ऐड तो हद तक हो चुकी है, बहुत हद तक, लेकिन हमारी यूनानी की ऐड भी अभी भी बहुत कम है। इसलिए हम लोग उससे जब भी कम प्रूफ करने के लिए डेटा जब भी तैयार करेंगे, जब भी रिसर्च की बात करेंगे, तो हम आगे चल के जब भी करेंगे
कोई बात, तो उसमें बहुत ही जरूरी है मॉडर्न पैरामीटर को साथ में कोरिलेट। उसके बाद जो भी हमारे जो जैसे नर्वस सिस्टम में जो कुछ जैसे डिजीज है उसके बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल में एक बताता हूँ, जैसे कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस जो डिजीज है वो मेनिंगोकोकस से होता है, वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। तो मेनिंगोकोकस के लिए कल्चर का करना बहुत जरूरी है, कल्चर के लिए ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। और उसके जो पैरामीटर जो है, जो हम लोग जैसे LP4CSA यानी स्पाइनल फ्लूइड का जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें मॉडर्न का ही इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर से कोरिलेट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो मेनिंजाइटिस के लिए भी हम लोग मॉडर्न पैरामीटर के लिए LP4CSA और उसके लिए के अंदर बहुत चीजें देखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल सेल का बढ़ जाना, सेल मीन्स WBC का बढ़ जाना, उसके बाद प्रोटीन का बढ़ जाना, सीरम प्रोटीन का, उसके अंदर प्रोटीन का बढ़ जाना, ये ग्लूकोज का कम हो जाना। तो इसी तरह ADA होता है, उसके स्पेशल टेस्ट होता है उसके कंफर्म करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए एडिनोसाइन डीएमएनएसए, तो उसका बढ़ जाना 35 है। तो इस तरह से बाद में आप लोग को इसको पढ़ाया जाएगा, तो क्या कैसा क्राइटेरिया से आप प्रूव कर सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है। इसी तरह जो हम लोग जो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम देखते हैं, उसमें देखना पड़ेगा नेक ऑफ स्टिफनेस नेक, फीवर, हेडेक, इस सबको कोरिलेट करके ही जांच करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम लोग जो भी आगे डायग्नोसिस बनाएंगे, थ्योरी के बाद भी जो भी करेंगे मॉडर्न मेडिसिन पैरामीटर के हिसाब से ही चलेंगे। इसी में क्या रहा, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, जब सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के बाद या सेरेब्रल हीमोरेज है, तो ये जब ये डायग्नोसिस की बात जब भी हम लोग करेंगे, इसके लिए मॉडर्न पैरामेडिकल में जैसे CT स्कैन ऑफ ब्रेन, MRI ब्रेन का करना बहुत ही जरूरी है। वो एकदम जैसे CT स्कैन ऑफ ब्रेन या MRI ब्रेन में क्लियर कट बता देगा कि किस एनाटॉमी में, किस साइट में, किन वेन में या किन आर्टरीज में कोलकुलेट है या कहाँ हीमाटोमा है, ये सब क्लियर कर देती है। तो ये मॉडर्न पैरामीटर है, इससे हम लोग को रिलेट करके ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे पैरालिसिस है, जैसे CVA स्ट्रोक जब बढ़ती है, जो पैरालिसिस, चाहे हेमीप्लीजिया हो या सबसे पहले कहिए कि हेमीप्रेसिस हो या हेमीप्लेजिया हो या मोनोप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया में चाहे हो, जो भी है उसके लिए भी हम लोग जब भी कोरिलेट करेंगे, जब भी कोरिलेट लेने के लिए उसके लिए MRI या CT स्कैन का करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम यूनानी डायग्नोसिस पर ही कंफर्म डायग्नोसिस का नहीं पहुंच सकते हैं जब तक तो मॉडर्न मेडिसिन का सहारा नहीं लें। उसके बाद और सब अल्जाइमर डिजीज और तो यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। पार्किंसनिज्म भी जो ब्रेन का जो डिजीज है वह भी हम लोग कर सकते हैं यूनानी कॉन्सेप्ट पे भी, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि CT स्कैन नहीं भी कराएंगे तो काम कर जाएगा। जैसे एक दूसरा न्यूरलजिया, न्यूरोपैथी, ये सब को जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन पैरामेडिकल ना हो, ये साइन एंड सिम्टम पर ही कोरिलेट करके लिए हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब में जो नर्वस सिस्टम का जो डिजीज है, जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, उसके हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम, ये सब डिजीज के लिए कोई जरूरी नहीं इन्वेस्टिगेशन, ये पर जो साइन सिम्टम जो होगी उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद भी और भी ज्यादा इसमें है, लेकिन और आगे टाइम की कमी है, उसके लिए अगले पॉइंट पर मैं चलता हूँ। मान लीजिए जो पेपर जो फर्स्ट का जो सेकेंड पेपर है मान लीजिए वह है मराजे तनफुस, कल्ब, दौरान खून व लिम्फेविया, डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो है, इसमें जो है जो 100 मार्क्स का जो थ्योरी है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इसमें ये जो कार्डिक जो सिस्टम है, इसका भी आप लोग तो पहले पढ़ ही चुके हैं, फिजियोलॉजी में सेकेंडरी में पढ़ना ही पड़ेगा उसमें अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन जब हम लोग फाइनल ईयर में भी जब जाएंगे
जब ये डिजीज के कोई भी डिजीज पढ़ेंगे तो उसके अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जानना बहुत ही जरूरी है। जिस सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो उस सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसके जो कॉजेज है, जो पैथोजेनेसिस है, और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो पैथोजेनेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद उसके डायग्नोस्टिक पैरामीटर एंड इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब भी हम फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम कोरिलेट करेंगे मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर ही काम करेंगे। इसलिए उसके काम करने के लिए, क्योंकि हम जब मार्केट में जब वर्क काम करेंगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि जिस टाइम आप फोर्थ ईयर में जाएंगे उस टाइम में आप फाइनल फोर्थ ईयर दैट इज फाइनल ईयर में जाएंगे, उस टाइम में एक लास्ट इंड अप होता रहेगा कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम में ओपीडी और आईपीडी में ड्यूटी करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम में बहुत ही जरूरी जानना है, उस टाइम में हमेशा याद रखना है अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, साथ भी उसके रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन हैं उसको उसको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके जैसे एग्जाम्पल कुछ उसके जैसे डिजीज है, जैसे कुछ ऐसे डिजीज जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो COPD जो डिजीज है उसमें पहले 4 डिजीज आते थे, पहले 4 डिजीज आते थे। ब्रोंकियल अस्थमा, तो उसको अब अलग कर दिया गया है, ब्रोंकिएक्टेसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फीजमा। तो अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फीजमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसको COPD में रखा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रोनिक एयरवे पल्मोनरी डिजीज का, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कह सकते हैं। तो इसमें रखा गया है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को उसको अलग से कर दिया है, क्योंकि ये एक हेरिडिटी भी होती है, जेनेटिक्स भी होती है जी। तो इसलिए इसको खासकर ब्रोंकियल अस्थमा को एलर्जन से भी होता है, इसलिए चाइल्डहुड अस्थमा भी होता है और बाद में भी होता है, किसी भी एज में हो सकता है अस्थमा, इसलिए इसको अलग ग्रुप में उसको रख दिया गया। लेकिन इसको जब भी हम लोग कोरिलेट करेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन का भी सहारा लेना ही पड़ेगा। उसे यूनानी में भी इसका अच्छे से ऐसी ट्रीटमेंट है और उसके बारे में बताया गया अच्छा से इस सिस्टम के बारे में भी। उसके बाद दूसरी इसकी डिजीज है, इसकी जो दूसरी डिजीज है जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो खासकर अपनी बिहार में खासकर कम नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस का इस एरिया को जोन माना गया है, उत्तरी बिहार खासकर ट्यूबरकुलोसिस एरिया का जोन माना गया है। इसलिए जब भी हम लोग इसके बाद भी जाएंगे, फील्ड में जाएंगे या गवर्नमेंट नौकरी में जाएंगे, तो इस डिजीज से हमेशा हर दिन आपको 5 से 10 पेशेंट मिलेंगे, फेस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मॉडर्न मेडिसिन, खासकर मॉडर्न पैरामीटर जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्योंकि बहुत ऐसा जी है जैसे इधर से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के चलते से लोग गलत डायग्नोसिस कर देते हैं। एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस नहीं भी रहता है तो उसको टीबी की दवा देते हैं, उसकी वजह से साइड इफेक्ट से उसको जॉन्डिस हो जाता है। इसलिए जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है बाहर में, और अभी लास्ट में अंदर में भी इसके बारे में बहुत जरूरी है। इसलिए कि ये अभी गवर्नमेंट का एक से एक इसका ये है प्लान है, लेकिन लगभग 80% प्लान फेल हो चुकी है पहले, अभी डेट्स है और कुछ और प्लान चल रही है। यहाँ तक के इंडिया ट्यूबरकुलोसिस के बाद भी फेल हो जाती है। उसमें कुछ है कि 80% तो पब्लिक ही का गलत है, क्योंकि सही ढंग से टाइम पर दवाई नहीं ले पाते हैं, और कुछ गवर्नमेंट का भी है, उसका मैनेजमेंट टीम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन कोशिश तो करता है हर जगह पहुंचने के लिए, लेकिन सब एक दूसरे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इसका भी जानना बहुत ही जरूरी है। खासकर इसके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए जो होती है पैरामीटर, उसमें एक इम्पोर्टेंट पल्मोनरी कॉक्स के लिए जो पैरामीटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पुटम 4A/B। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एसिड फार्मासिस का टेस्ट जो है स्पुटम 4A/B एसिड, तो इसका जानना
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर हम लोग अच्छे से, जिस लैब में रिपोर्ट आता है और अपने डॉक्टर खुद उस चीज के बारे में जाने, तो और अच्छी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और एक अच्छे डॉक्टर तभी हो सकता है जब उस डिजीज का पैथोलॉजी जाने, चाहे क्लिनिकल पैथोलॉजी हो, चाहे वो क्लिनिकल पैथोलॉजी हो या मैनुअल पैथोलॉजी हो, दोनों चीज, या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज, डिजीज का हो, तो उसके अगर उसको कंफर्म, उसको पैथोफिजियोलॉजी पता है और बाहर का इन्वेस्टिगेशन कंफर्म आ गया, कोरिलेट हो गया, तो वो अच्छा डायग्नोसिस कर सकता है और वह एक अच्छा डॉक्टर साबित हो सकता है। एग्जाम्पल कि अगर चेस्ट में मान लीजिए पहले से बच्चे में न्यूमोनिया हो चुका रहता है, उसके बाद से कॉन्सोलिडेशन हो जाता है, अगर वह दही से अच्छे से एक्सरे का हिस्ट्री नहीं लेते हैं पेशेंट से, और फिर से एक्सरे देखते तो कह देते वह ट्यूबरकुलोसिस है, बल्कि वह ट्यूबरकुलोसिस नहीं रहता, कोल्ड पैचेज न्यूमोनिया का रहता है, या फाइब्रोटिक्स और लंग्स होता है, तो जिसके कारण वो गलत ट्रीटमेंट से इधर से दवाई दे देते हैं और उसकी वजह से लोग का साइड इफेक्ट होता है। इसलिए अगर स्पुटम 4 भी अच्छे से रिपोर्ट का अगर आ जाए तो वह कंफर्म डायग्नोसिस लग कर देता है 80 से 90% कि वह अब ट्यूबरकुलोसिस है इसमें। तो ये चीज सबका पढ़ना आप लोग को बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉडर्न में इसमें कम नहीं है, इसमें भी बहुत ही डिजीज पढ़ना है। लगभग इसमें जो है, जो डिजीज है, लगभग 40 से 45 डिजीज पढ़ना पड़ता है इसमें भी। और इसमें भी जो एक्सरे के, इसमें भी रेस्पिरेटरी में भी एग्जाम्पल, जैसे एक्सरे चेस्ट का जानना जरूरी है, सीटी स्कैन चेस्ट है, एमआरआई चेस्ट है, उसके बाद स्पेशल उसके जैसे किसी आदमी को पिलोरी फ्यूजन हो गया, चेस्ट में पानी हो गया है, जैसे पिलोरी फ्यूजन हो गया है, तो उसके लिए फ्लोरासेंटेसिस का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक से एक टेक्निक है इसके लिए, लेकिन जब आप 4th ईयर में जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 4th ईयर जो फाइनल ईयर होता है बहुत बड़ी चीज है प्रैक्टिकल का, क्योंकि यही सिस्टम लास्ट में जो चार पैथोलॉजी में, मेडिसिन में जो 4 सिस्टम है, उसमें सभी सिस्टम या जितने भी हम लोग जैसे बुक में जो सिलेबस है, सब सिस्टम अपनी जगह पर हैं, बहुत अच्छी जरूरी है। लेकिन जब भी बाहर प्रैक्टिकल में जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिजीज का भी जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा मार्केट में मिलेगा, कब नहीं सिस्टम बहुत ज्यादा, घर घर, जैसे अभी वायरल का सीजन है, हर घर घर एलर्जी है, हर हर एलर्जी राइनाइटिस है, तो नजला जुकाम हर घर घर अभी है, तो इसको सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप डायग्नोसिस सही ढंग से कर पाएंगे। अगला इसी का जो दूसरा पॉइंट है, मालिजात का जो पॉइंट है, मालिजात फर्स्ट का तो हो गया, मालिजात सेकंड में जो जो पार्ट है इसका, वह है सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, वह है अमराज नजाम हज्म। उसके हज्म के अंदर आ जाता है कबीर, तिहाल, और उसके बाद पॉइंट है बोल व तनासुल। जैसे एग्जाम्पल डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी के अंदर लीवर, स्प्लीन और यूरोजेनेटर सिस्टम को जानना जरूरी है। तो मौलिजात सेकंड का फर्स्ट जो पेपर है वो ये है। उसमें जो है मौलिजात सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें भी जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है उसके बारे में, उसके भी सब का थ्योरी पढ़ना है, और सभी का भी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस सब चीज जानना जरूरी है। उसमें भी एग्जाम्पल है, किसी आदमी को जैसे जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि ये अमराज नाजा में हज्म के अंदर ही आ जाती है कभी। सर आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर नजीबुर रहमान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही थे। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
डॉक्टर नजीबुर रहमान साहब कनेक्टेड है क्या? आप चले जब तक डॉक्टर नजीबुर रहमान साहब जुड़ते हैं, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ कनेक्ट, हाँ ना, हाँ साउंड कौन अस्सलामुअलैकुम सर। कौन सा तनवीर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, गाय का टावर चली गई थी। हाँ चलिए डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। हेलो, हाँ हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। हाँ नफीस, नफीस, डॉक्टर नफीस साहब। जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं कुछ छूट गया था पार्ट, उसको कुछ बता दूं। जी कंटिन्यू डिस्कनेक्ट हो गया रखिए। थे कॉल। जी कंटिन्यू रखिए जी आप। जी कंटिन्यू रखिए। ओके ठीक है, कर रहा हूँ। मैं बता रहा था कि अमराज निज़ाम हजम का जो है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि लीवर डिजीज है, तो लीवर डिजीज है तो लीवर डिजीज में एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये लीवर अपसेस। अगर लीवर अपसेस का जो हम लोग अगर थ्योरी में जान रहे हैं कि लीवर मान लिया कहाँ है, राइट हाइपोथैलेमस रीजन में है, और लीवर अपसेस एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्लासिकल जैसे एग्जाम्पल, जैसे लीवर अपसेस है उसमें एग्जाम्पल क्लासिकल साइन जैसे बोस है, मर्फीज साइन है। अगर हम लोग इसको क्लासिकल साइन से कंफर्म भी कर लेते हैं, लेकिन उसको कोरिलेट करने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या वह अमीबिक लीवर अपसेस है या कोई या पाइथोजेनिक लीवर अपसेस है। इसको कंफर्म करने के लिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन ऑफ द लीवर का करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन आपको कंफर्म डायग्नोसिस बता देगी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अमीबिक लीवर अपसेस एंड पाइथोजेनिक लीवर अपसेस। क्योंकि जब तक इसका कंफर्म डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो कोरिलेट डिजीज को ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। उससे ज्यादातर लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो अमीबिक लीवर अपसेस कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे ये बिहार है, तो ये बिहार का जोन में रूरल एरिया में तारी बहुत ज्यादा जो लोग पीते हैं, तो जो जिस तारी जो पीते हैं तो उसमें कॉमन जो अमीबा ग्रुप आता है इंटामीबा हिस्टोलेटिका, वह इंटेस्टाइन में रहता पलता है, उसका घर रहता है, इन्वेस्टिगेशन रहता है, लेकिन वहां से वो माइग्रेट करके लीवर में जा पहुंचता है हेपेटिक सिस्टम द्वारा, और वहां का धीरे धीरे वो अपना उस जगह पर वहां के सेल को खाता है और अपसेस बनाता, पस बना जाता है। क्योंकि जब वह पस का तो वह तो थोड़ा सा हम लोग डायग्नोसिस में जान सकते हैं कि मल्टीपल स्मॉल जो पैचेज जो पस का होगा वह हो जाएगा अमीबिक लीवर अपसेस, और पाइथोजेनिक और मल्टीपल लीवर पॉइंट होगा, लोब होगा, और पाइथोजेनिक लीवर अपसेस में 1 से 2 बड़ा या 3 बड़ा होगा, बड़ा कैविटी होगा, वह पाइथोजेनिक लीवर अपसेस में है। लेकिन हमेशा 50% 15 दिन या 1 महीना बाद या लेटेंट स्टेज में डायग्नोसिस होने के बाद भी पूरे लीवर में पस हो जाते हैं, तो उससे कंफर्म नहीं हो पाता है क्या ये अभी में लीवर अपसेस है या पाइथोजेनिक लीवर अपसेस है। उसके लिए सीटी स्कैन से कंफर्म करना जरूरी है। उसके कारण ये एक साइट भी बता देता है कि किस साइट में, राइट लोब में है, लेफ्ट लोब में है, जिसके कारण लीवर का स्प्रेड करने, लीवर अपसेस के स्प्रेड करने में आसानी हो जाती है।
तो इसी के लिए हम लोग को यानी जो भी पढ़ाना होगा तो उसके बाद मॉडर्न मेडिकल पैरामीटर भी पढ़ाना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि बिना हम लोग मॉडर्न पैरामीटर की सहायता से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया, उसी तरह हम लोग अगर मौलिजात सेकंड पेपर की बात की जाए तो मेरा जो सेकंड पेपर में अमराज तादिया हुमियात, अमराज तनीजियात, उसके बाद जैसे स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में ये केस हमारे खासकर अपने यहाँ बहुत ही ज्यादा ओपीडी में है और लगभग 80-100 पेशेंट डेली हैं। तो इसमें ये सिस्टम में हमारा बहुत सिस्टम आगे है, यूनानी पैथी इसमें बहुत आगे है और यहाँ तक कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में भी एक से एक काम हो रहे हैं इस सिस्टम पर। यहाँ तक अच्छे से अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं। हैदराबाद के जो एक डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर हैं, उसको लिकोडर्मा यानी वीटिलिगो पर उसको अवार्ड भी मिल गया, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए कि इस डिजीज में मेरा यूनानी सक्सेस 100% कह सकते हैं कि 90% सक्सेस है। और खासकर अपने यहाँ भी सबसे ज्यादा ओपीडी में ये स्किन डिपार्टमेंट, स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा पेशेंट मिलते हैं और इस सिस्टम को भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल ज्यादा है। लेकिन थ्योरी तो थोड़ा देर के लिए लोग भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज है इस देश में। इसलिए कि क्योंकि स्किन डिजीज में जितने भी डिजीज हैं वह रिकरेंट होती है। एग्जाम्पल SKB रिकरेंट होती रहती है, विटिलिगो रिकरेंट होती है, उसके बाद ये फंगल इन्फेक्शन कोविटीनिया रिकरेंट होती है। अक्सर जितनी भी स्किन डिजीज में जो लगभग डिजीज है वो रिकरेंट बहुत ज्यादा होती है। कंटेक्ट, क्योंकि स्किन सुपरफिशियल है, उससे कंटेक्ट करता है, इसलिए बार बार हाइजीनिक नहीं मेंटेन होने की वजह से तो इसलिए इस सिस्टम को जानना, सब सिस्टम को जानना जरूरी है। इसमें प्रैक्टिकल का टाइम ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप लोग उस टाइम में करेंगे जब फाइनल ईयर में आएंगे तो ओपीडी और आईपीडी में, क्योंकि ओपीडी और आईपीडी में भी आप लोग का रहना बहुत ही जरूरी है और आप लोग का भी नेसेसरी है। 50 आवर तो है, बल्कि हर चार पेपर में, चार पेपर में भी ओपीडी और आईपीडी में आप लोग की ड्यूटी लगी और वार्ड में भी, और उसका क्लिनिकल डिमोन्स्ट्रेशन होगा और बहुत ही अच्छे से होगे। और यहाँ तक कि ऑडियो और विजुअल जो है, फर्स्ट सेमिनार कम से कम एक मंथ में वन सेमिनार शुड बी कंडक्टेड वंस इन ए मंथ, कम से कम एक महीना में एक सेमिनार का होना जरूरी है। आप लोग को क्यूजी में कम से कम एक सेमिनार का एक महीना में जरूरी है और हर डिपार्टमेंट में, हर चैप्टर से डिपार्टमेंट में भी, और वो से होना चाहिए जो बहुत ही पेशेंट मिलेंगे उस चीज पर डेमोन्स्ट्रेट होगा। ये नहीं कि हर चीज पर होगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं रह पाएगी कि महीना में, क्योंकि 1-1.5 साल आप लोग को करना है, 1 साल। इसलिए जो इम्पोर्टेंट जो पेपर चैप्टर होगी उस पर सेमिनार होगी, उसमें भी ऑडियो वीडियो दोनों होगी। इसके बाद पीजी की बात करें, एक मिनट, इसके बाद बहुत खुशी की बात है कि पहली बार अपने कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में डिपार्टमेंट बोर्ड मेडिसिन में भी 6 सीट आई है। उसमें अभी 1 सीट नहीं है, 5 स्टूडेंट आ गए हैं। एक SC जो है, SC ST में इसका कन्वर्ट किया जाना जरूरी है, जब भी होगी या इसके बाद होगी, जब भी होगी। लेकिन अपने कॉलेज में बहुत खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट मेडिसिन में भी 6 सीट, क्योंकि उसे भी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे सब सिस्टम का है। लेकिन क्योंकि 50% जो है डिपार्टमेंट का OPD 50% आईपीडी हम मौलिजात डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है। उसी के अंदर डिपार्टमेंट मौलिजात ही के अंदर स्किन डिपार्टमेंट आती है, उसी के अंदर इलाज भी तदबीर आती है। तो 15% जितना हॉस्पिटल में आईपीडी में 50, जैसे एग्जाम्पल हम लोग अभी 120 सीट पर काम कर रहे हैं, तो 60 पेशेंट आईपीडी है हम लोग के अंदर, तो 60 पेशेंट उसी हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग में।
तो ये जो IPT बहुत बड़ा है, मौलिक डिपार्टमेंट बड़ी है, लेकिन अभी टीचर की कमी है, धीरे धीरे इंशाल्लाह उसको पूरा कर दिया जाएगा। और PG डिपार्टमेंट में जो है अब जो का पेपर है, तो मैं बता देता हूँ कि PG डिपार्टमेंट का जो सबसे पहला जो पेपर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल बायोस्टैटिक्स, ये जो है 100 MT इसका थ्योरी है, 100 का प्रैक्टिकल है। और दूसरा जो पेपर है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, यानी हयात कीमिया जेनेटिक्स। उसके बाद तीसरा जो पेपर है उसूल तस्कीस व तजवीज, उसको दूसरे लैंग्वेज में बोल भी सकते हैं तस्कीस व तजवीज, खासकर जदीद इजाफात। क्योंकि जब हम लोग मौलिजात की बात करते हैं, जनरल मेडिसिन की जब बात करते हैं, तो हम लोग को मॉडर्न मेडिसिन ही पढ़ना है और ऐड है सिलेबस में। इसके लिए तस्कीस व तजवीज जदीद इजाफात कर सकते हैं। क्योंकि जब PG लेवल की बात किया जाए तो हम लोग MD मेडिसिन से को रिलेट करते हैं, तो इसीलिए और जितने MD मेडिसिन की में वैलिड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़दीक, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के नज़दीक, उतने हम लोग की भी वैल्यू है, यूनानी की भी पैथी की है, उससे भी सब UG में भी और PG में भी। लेकिन थोड़ा बदलने की जरूरी है, क्योंकि हम लोग को यूनानी का ऐड कम हो जाता है, इसलिए सोच की वजह से भी पब्लिक के नज़दीक भी जुमलाज है और लोग उस पर ध्यान भी कम देते हैं, इसलिए उससे उसकी ऐड होनी जरूरी है। तो हम लोग को जो 4 जो पेपर है, तो इसका 4 का थ्योरी है, 4 का प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी बात है जो फर्स्ट ईयर में हम लोग को जो फर्स्ट ये पढ़ना है 4 पेपर, तो और पहला पर है, इसमें जो है इसी के अंदर में 4 थ्योरी पेपर के साथ साथ हम लोग को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सिनॉप्सिस पढ़ना है, सिनॉप्सिस बनाना है। और सिनॉप्सिस के बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में सिनॉप्सिस है, क्योंकि प्लानों पर डिजर्टेशन फर्स्ट ईयर में किया जाता है, इसीलिए सिनॉप्सिस की पढ़ाई भी और सिनॉप्सिस के जानना जरूरी है। इसके बारे में उसके लिए तैयारी करना शुरू हो गया स्टूडेंट सब, और इसकी शुरू हो जाती है, इसलिए कि पहला साल जो है वही सिनॉप्सिस बनाएंगे और इथिकल कमेटी में पास होगी और ये थ्योरी एग्जाम देंगे। और OPD और IPD में ड्यूटी करना भी जरूरी है इसके साथ साथ। और सेकेंड ईयर में सिर्फ हम लोग डिजर्टेशन तैयार करेंगे और सेमिनार होगी और क्लास कराएंगे। UG में जाकर क्लास लेना जरूर पड़ेगा सभी स्टूडेंट को, UG में जाकर क्लास करेंगे सेकेंड ईयर में। और फाइनल ईयर में जो हमारे जो सिस्टम है, 4 सिस्टम जो मौलिजात का जो सिस्टम है उसी सिस्टम पर बात होगी, क्योंकि जब भी 4 सिस्टम जो हम UG में अभी हम बताए हैं उसी फाइनल ईयर में उसी चीज, क्योंकि मेडिसिन की डिग्री जब मिलने जा रही है, तो वही 4 सिस्टम जो मेरा है अमराज नाजाम आशाब व दिमाग, उसमें एक और जोड़ दिया है इंडोक्राइनोलॉजी जोड़े, तो वो चीज का जानना जरूरी है। इसमें भी उसे UG में भी इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा डीपली में पढ़ना है इंडोक्राइनोलॉजी को, बहुत ही जरूरी, उसमें और ज्यादा डीपली से दे दिया गया है। उसके बाद अमराज तनफ्फुस, कल्ब, दौरान खून, यानी हर ये 2 सिस्टम जो जितने सिस्टम है सब पर जानना जरूरी है। अमराज नाजाम हाजम, कबीर, इस सब के बारे में। उसके बाद डिपार्टमेंट इसके अमराज तादिया, हुमियात, अमराज तनैया, यानी चारों जो मौलिजात के सिस्टम है इसी पर भी फाइनल ईयर में यही होगी, चैप्टर होगी। तो इसके बाद जिसको जो पूछना है पूछें, इसलिए टाइम जो है लगभग हो गई, एक और टीचर है उसके बाद बताएंगे। जो पूछना है, जो भी पूछने के लिए तैयार है बताएं, क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूँ, बताएं। हेलो हाँ बताएं, कोई पूछना चाहते हैं UG और PG से रिलेटेड? बताइए। सर, ये जो फर्स्ट ईयर का इतना ज्यादा सिलेबस है, तो अभी तो टाइम बहुत ज्यादा वो मिस हो गया है, तो कैसे मैनेज होगा सर सारा ये? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल सब फास्ट साइड वो तो देता ही है, लेकिन उसको लेट सीजन हो ही रहा है, तो हम ऑनलाइन हम लोग जब तक कर लेंगे। सबसे बड़ी है ऑनलाइन खुल दिया गया है, जब तक नहीं होती है कॉलेज ऑफलाइन, जब कॉलेज में नहीं जाते हैं जब तक ऑनलाइन पढ़ाई तो होती है, रेगुलर होती है और कम नहीं क्लास होती है।
सर ऑनलाइन से आपके हिसाब से सारा मैनेज हो जाएगा ना सर? हाँ, ऑनलाइन देखिए हमारे हिसाब से नहीं, ऑनलाइन मैनेज होता है, सिर्फ आपका आईपीडीए नहीं आना है, वो ये चीज तो हो जाता है। ऑन प्रैक्टिकल थोड़ा वीक हो जाएगी, इसलिए कि पेशेंट को देखने और मुंह से बोलने में डिफर हो जाता है। ऑन प्रैक्टिकल थोड़ा सा, लेकिन अभी तब तक टाइम है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए तो लॉकडाउन खत्म हो और जल्दी जल्दी हम लोग कॉलेज भाग के आए, आप लोग जाएं कॉलेज में सीखें। सर अगर ऐसा ना हो, ऑनलाइन ही चले, तो वो बाद में भी तो मैनेज हो सकता है क्या? वो तो होगा, वो आप पर डिपेंड करता है, एक पर्सनल स्टूडेंट पर ना, आप कितना टीचर से कैच कर लें, कितना नजदीक में रहकर। आपके टीचर आपके पास दिन भर रहते हैं, ये नहीं थे क्लास के बाद वहां रहते हैं, जो हर सिस्टम में है। ये नहीं एक सिस्टम, जो टीचर है उस सिस्टम से, उस टीचर का फायदा उठा सकते हैं, उस टीचर से, उस सिस्टम के बारे में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपके डिपार्टमेंट का सर लैंग्वेज क्या रहेगा? सलाम जी। आपके डिपार्टमेंट का लैंग्वेज जी जो बोला जाए। सर, आपके डिपार्टमेंट का लैंग्वेज क्या रहेगा? देखिए देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट, मेरे या डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट सिर्फ अमूर तबिया छोड़कर, अरबी छोड़कर, कि आप उर्दू में दे सकते हैं अमूर तबिया और अरबी को आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मंतिक व फलसफा को फर्स्ट ईयर में। लेकिन खासकर फाइनल ईयर जब भी आएंगे, तो मैंने बोला ना, हर पेपर आप मॉडर्न आप लिख सकते हैं, हर जितने भी आएंगे तो एग्जाम में खुद आ जाएगा कि आपको जदीद इजाफात के बारे में उसको बता दिया जाएगा कि आप मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैरामीटर बताएं, सब लिखा रहता क्वेश्चन में एग्जाम में, यार बताया जाएगा। तो दोनों सिस्टम करना पड़ेगा, खासकर मॉडर्न में लिखने से नंबर नहीं कमती है, और दोनों मिक्स लिखें तो और अच्छा है। और ट्रीटमेंट में मॉडर्न प्लस यूनानी ट्रीटमेंट दोनों लिखना पड़ेगा। खासकर कभी कभी लिखा जाता है कुछ डिजीज में, जैसे अमराज नजाम आसाब में सब लिखा रहेगा, या कार्डिक सिस्टम में कार्डिक सिस्टम लिखा रहेगा कि एमआई का मॉडर्न ट्रीटमेंट बताए, ये नहीं कहेगा कि लखलखा सुंघाए, इसलिए उसमें लिखेंगे यूनानी असूली इलाज बताएं और ट्रीटमेंट जदीद ट्रीटमेंट बताएं। क्वेश्चन आएगा कि माइकार्डियल इन्फार्क्शन की उसूली इलाज बताएं, उसूली इलाज बताएंगे यूनानी में, मॉडर्न जदीद ट्रीटमेंट बताएंगे मॉडर्न में। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंग्लिश में लिखे और अच्छी बात है, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि डॉक्टर बन रहे हैं कि यूनानी लेकर उर्दू का पेपर लेकर धोएंगे। हाँ, खासकर यह ध्यान रखना है, जहां पर उसूली इलाज की बात आएगी, यूनानी की बात, उसको आप आगे रखना पड़ेगा, उसूली इलाज करना ही पड़ेगा, समझे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर के बोल रहे थे प्लेजिया 4 प्रकार के होते हैं, हेमीप्लेजिया, बाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अभी ये सब बता लोगे, फोर्थ ईयर में जाओगे तब ना सर। प्लेजिया एग्जाम्पल बताते हैं, एक होता है पाला हेमीप्रेसिस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी फर्क, जैसे मान लिया कि हेमीप्रेसिस में वीकनेस और मसल्स, चाहे वन हैंड में हो, टू अपर हैंड, अपर लिम मीन्स वन हैंड या टू हैंड, अपर लिम कहेंगे, लोअर लिम कहेंगे, लोअर लिम है दोनों लेग बैक पे, दोनों पैर नीचे में पैसा है लोअर लिम में, तो वे वीकनेस हो जाना, समझे, उसको कहेंगे हेमीप्रेसिस, ठीक है। जैसे मोनोपेलेजिया, मान लिया राइट अपर लिम, ये हुआ ना राइट अपर लिम, तो इसमें हुआ एक हैंड में हुआ तो मोनोपेलेजिया, ठीक है, लूज हो जाना, और यहाँ तक सैदा से हाथ पकड़ दाब नहीं पड़ना, हल्का वीक ज्यादा हो जाना, ठीक है, पकड़ नहीं पड़ा, काम नहीं उठाना, जैसे पानी नहीं उठा सकते हैं, कोई कलम से लिखेंगे तो हल्का ठटरा जाएगा, सैदा से कलम पकड़ नहीं पाना, तो हेमीप्लेजिया में आएंगे। मोनोप्लेजिया होगा। बाइप्लेजिया मीन्स दो होता है भाई, दोनों, जैसे दो अपर लिम या दो लोअर लिम, बाइप्लेजिया। जैसे हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया मीन्स को एक पैर का भी हो सकता है, और पैराप्लेजिया एक तरफ एक साइड, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, और क्वाड्रिप्लेजिया में चारों लिम का लूज हो जाना, ठीक। और एक होता है फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी, एक सिर्फ फेस का टेढ़ा हो जाना, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, लकवा जमूंगा, कितने होते हैं, समझे? हेलो, सैयद मोहम्मद अयूब साहब, यस सर, जज़ाकल्लाह। समझ में आया? फिर से बता दूं? नहीं सर, समझ गया। तो वो पढ़ना है सर वो एक क्या रेशियो होगा सर इंग्लिश और उर्दू में जो आप लोग टीच करेंगे वहाँ पे? अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे अभी आपको कैसे बोलना होता, अभी तो था इंग्लिश कम बोला, उसमें था इंग्लिश थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा ज्यादा मॉडर्न जहाज पर जो जीजी जाएगी तो वह ज्यादा
मतलब सर हम लोग चाहते ही हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ाई हो। दोनों में पढ़ाई होगी, ऐसा थोड़ी नहीं है, दोनों में होगी। ऐसी अमाउंट जिसमें स्टूडेंट को अच्छी बात समझ में, उसमें टीचर वही होते हैं जो जो टीचर को स्टूडेंट को जिस तरह खुश रखे, वो चाहे इंग्लिश में बोलकर हो या उर्दू में बोलकर, वो अपने लैंग्वेज में बोलकर हो। यहाँ तक मैथिली की जरूरत है, मैथिली में बोलकर समझा दिया जाएगा। स्टूडेंट को अच्छी बात समझ में आना चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बोलो, और कोई है क्वेश्चन आंसर में? सर आप स्किन के रिलेटेड भी देखते हैं क्या? नहीं, देखिए मैंने उसके लिए डॉक्टर फखरुल हक ऑनलाइन है, उसे मैं भी बता दूंगा, लेकिन डॉक्टर फखरुल हक साहब ऑनलाइन है। सर तो एक बार सर साइजोफ्रेनिया के बारे में बताइए तो। हाँ बताइए, डॉक्टर फखरुल सर हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है? साइजोफ्रेनिया के बारे में सर। हैं? सीजोफ्रेनिया होता है। जल्दी गूगल, सीजोफ्रेनिया होता है, साइजोफ्रेनिया नहीं होता है। तुम क्या समझे सीजोफ्रेनिया से, पहले ही बताओ, तब मैं बताता हूं। हेलो हेलो हेलो, मेहताब साहब कुछ क्वेश्चन किसने किया? सर आपकी आवाज आ रही है मेहताब? हाँ बताओ, तुम सीजोफ्रेनिया से क्या समझे? साइजोफ्रेनिया नहीं होता है, सीजोफ्रेनिया। इसमें तुम क्या समझे? तुमको अभी तक क्या समझ में आया? सुने हो तो क्या समझे? मैं बता दूं? सर हेलो, यस सर। आप बता दे सर। हाँ चलिए, सीजोफ्रेनिया जो होता है, एक तरह का समझे कि अल्टर्ड सेंसोरियम, अल्टर्ड ब्रेन का जो है केमिस्ट्री चेंज हो जाता है अंदर का। ब्रेन के अंदर में जैसे डोपामिन केमिस्ट्री है, तो बहुत ही हार्मोन्स है जिसका केमिकल केमिस्ट्री है पूरा, क्योंकि हम लोग का बॉडी ही केमिस्ट्री का बना है, केमिकल बना हुआ है। तो उसमें अल्टर्ड एक दूसरे को होने की वजह से अल्टर्ड बिहेवियर उसका हो जाता है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी मेंटल की बात करेगा, कभी डर जाएगा। तो सिजोफ्रेनिया जो है, या और सबसे बड़ी में कभी किसी के लिए जेनेटिक्स भी होती है, और कभी इन्वायरमेंटल चेंज होकर, माहौल चेंज होने के बाद भी हो जाती है। समझे? चेंज और ज्यादा जो थिंकिंग सोचता है उसको खास कर ये होगा। तो इसमें जो क्या है, सबसे बड़ी है कि उसकी मूड एबिलिटी चेंज करना चाहिए। सबसे काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये सब डिजीज में, न्यूरो की जितनी भी डिजीज है, खास कर ये ब्रेन का, जैसे साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर, यूनिपोलर एफेक्टेड डिजॉर्डर, जो ये ब्रेन की जो मेमोरी की इसकी बात होती है, तो इसमें सबसे बड़ी काउंसलिंग की बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई आदमी उस चीज से सफर करता है तो एक तरह का पागल हो जाता है, जुनून हो जाता है, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, और दूसरे आदमी पागल भी करना शुरू हो जाता है उसमें भी। इसलिए उसको काउंसलिंग की बहुत जरूरी है, और जो भी वो बोलेगा उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है, उसी के बाद ट्रीटमेंट करें। क्योंकि बिना काउंसलिंग के ट्रीटमेंट करेंगे सही ढंग से पेशेंट ठीक नहीं होगा। और थोड़ा सा चीज है, कुछ मेडिसिन दिया जाता है, और सबसे ज्यादा काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। बोलिए, और कुछ बोलना है? सर यूनानी में मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट होता है क्या? हाँ मेडिसिन? कैसे, देखिए शुरू में देखिए तो सब में, यूनानी में जब आगे आएंगे पढ़ेंगे तो मुंजीज, मुसील, समझे, तो ये सब का नुस्खा बना कर दिया जाता है, और खासकर उसके सिम्टोमेटिक है रिलेटेड ना है। जबकि यहाँ तक कि मॉडर्न पैथी में कोई टॉनिक नहीं आता, ब्रेन टॉनिक नहीं, एग्जाम्पल ब्रेन टॉनिक नहीं आती है, या कार्डिक टॉनिक नहीं आती है, किडनी टॉनिक नहीं आती है। लेकिन हमारे यूनानी पैथी में स्पेशल कुछ चीज की टॉनिक आती है,
इसके कारण बहुत हद तक ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि मान लिया ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो जाए तो पेशेंट यूनानी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतनी खतरनाक बैक्टीरिया है कि वो मॉडर्न मेडिसिन के देने के बाद भी जो उसका जो कीमोथेरेपी कर सकते हैं, जो देने के बाद भी दवाई मेडिसिन पर्टिकुलर देने के बाद भी अगर पेशेंट एक हफ्ता छोड़ देता है तो फिर उसका जो एसिड फॉर बैक्टीरिया होता है इतनी एक्टिव हो जाती है, फिर से रिकरेंट होना शुरू हो जाता है। इसलिए मॉडर्न में भी सही ढंग से इलाज हर पेशेंट के कर ले, ये कोई गारंटी नहीं है, वो पेशेंट पर है किस तरह से इफेक्ट करता है। और इसी तरह यूनानी में भी अगर शुरुआती मेंटेन अगर हो गया तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि यूनानी में नहीं ठीक होगा, मॉडर्न में ठीक हो जाएगा। मॉडर्न में भी अगर सही ढंग से इलाज नहीं आया, टाइम पर नहीं पहुंचा तो पेशेंट बहुत रेशियो है डेथ करने का, 30% पेशेंट लोग डेथ कर जाते हैं। अगर टाइम पर आ जाएगा 100% ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लंबी टाइम चलती है। अगर मान लिया ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो गया तो 1.5 साल तो ट्रीटमेंट उसको चलेगी। बात कर रहे थे अभी, हेलो, सिजोफ्रेनिया की बात कर रहे थे। हेलो, यस सर, यस सर। वो समझ में आया? बता दूं और बता दूं उसका सिम्टम? बता दीजिए सर। नहीं, वही मैं बता रहा था कि उसमें भी जो सिजोफ्रेनिया जो है सिम्टम जो है 2-3 सिस्टम मेन ज्यादा उसको इंक्लूडिंग है। जैसे हेलुसिनेशन, पेशेंट कहेगा कि उसका जो हेलुसिनेशन है ना, चाहे हेयरिंग का या बोलने का विचार है, चेंज होता रहेगा, मौसम टाइम पर उसका चेंज होते रहेगा। कभी कभी वो हो रहा है, कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ उसका चेंज हो रहेगा, कभी कभी बदबू आ रहा है, कभी कुछ बोलेगा। इसी तरह सिम्टम में डेलूशन से एक होता है, कभी फॉल्स चीज बोलेगा, उससे के थ्रू से कोई रिलेटेड नहीं रहेगा। तो दूसरा तीसरा डिजोरिएशन, जो ब्रेन का जो थिंकिंग है, स्पीच का, वो भी अबनॉर्मल हो जाएगा, उसका मोटर बिहेवियर बोलने का है कुछ, को बोल देगा कुछ, कभी हंसेगा कभी रोएगा। तो इस चीज के लिए है, इसलिए इसका जो है जो मैनेजमेंट काउंसलिंग बहुत बड़ी जरूरी है। नहीं तो पेशेंट वो आदमी एक तरह के गम के शिकार हो जाएगा, कभी खुशी कभी गम होता है उसी तरह होने लगता है। स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा रहता है, इमोशनल स्ट्रेस, किसी को मारने चला जाएगा, कभी कभी कुछ करने चला जाएगा। तो इस चीज के लिए उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। अगला को क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। यस सर। सर ऐसा कोई कॉमन क्रीम है जो सर इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे, या तो हमसे मालूम नहीं होगा कि वो बैक्टीरियल है या फंगल है, तो ऐसा कोई कॉमन स्किन जो जनरली सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग उसे लगा सके? देखिए, एक सिंपल है वो टर्म है कि एलोवेरा क्रीम आता है। एलोवेरा नाम सुने हैं? घृत कुमारी एलोवेरा। यस सर। हाँ, एलोवेरा जो है तो एलोवेरा के क्रीम को यूज कीजिए, जब तक सॉफ्टनेस रहेगा, स्किन का ड्राइनेस होने नहीं देगा, और बहुत सी इन्फेक्शन से वो करेगा भी, जहाँ ड्राई स्किन है वहां से खत्म करेगा एलोवेरा। यस सर, वो तो ड्राई हो जाने के बाद से वो रेड पैचेस हो जाते हैं वहाँ पे। हाँ, रेड पैचेस हो जा रहे हैं। रेड पैचेस हो जा रहे हैं, वो लग रहा है हीट, उसमें से वो हीट आता है एक तरीका से। नहीं तो उसको देखना पर कोरिलेटेड कहाँ पर है, फेस पर है, कहाँ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, वो है एक लड़का, उस खुलेगा और इसको लेकर आना उसको। नहीं, आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर जाओ, मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप भेजो, आप सेंड कर, इंशाल्लाह उसका 100% इलाज हो, मैं डायग्नोसिस कर दूंगा। जी सर, जी सर। सर ग्रुप में है या सर आप? हाँ, आपका वो नंबर कहाँ से मिलेगा सर? सी से मिलेगा, लेकिन नंबर लिख लें। एक सेकंड रुकिए सर। 99 99 लिख रहे हैं, जी सर। यस सर। 9934959517। कभी कोई दिक्कत हो, कोई डिजीज के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, जी सर, किसी भी मैं डिजीज के बारे में। तारुक सिस्टम रिपीट अगेन एक सर। बार बोलिएगा सर। 9934959517। 47 आप लास्ट ग्रुप में मैं दे दूंगा, ग्रुप में मैं दे दूंगा। 1717 है लास्ट में। 17 है। और टाइम की कमी है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछें। सर हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं सर आप? क्या चीज? बाल बड़ी झड़ रहे हैं सर, अभी डॉक्टर बने नहीं लोग। एक आवाज फिर से, पार्डन प्लीज।
सर बोल रहा है कि बाल क्या बोल रहे बहुत हैं? झड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं? हेयर फॉल सर, हेयर फॉल। बहुत हो रहा है उनका। एक बाल मिनट, उनका पहले झड़ इसका रहा है। नेट खत्म हो जाए। सर हेयर फॉलिंग को किसका रोकने के है? लिए सर इसका कोई दवा बता दीजिए। किसका भाई? एक हेयर फॉलिंग सर। अरे सर हेयर फॉल, सर का बाल। जी हेयर फॉल का ना, जी सर। देखिए हेयर फॉल का, देखिए ये सबसे बड़ी असूल इलाज बहुत जरूरी है। हेयर फॉल प्रोन्टी सबसे पहला डेंड्रफ की वजह से होता है, हेयर फॉल जो होता है डेंड्रफ की वजह से। दूसरा प्रोटीन की डिफिशियंसी से। आपको कोरिलेट देखना पड़ेगा बाल में जाकर कि डेंड्रफ है या प्रोटीन की डिफिशियंसी है। ठीक है, डेंड्रफ बहुत पहले हाँ तो पहले डेंड्रफ है तो डेंड्रफ है तो डेंड्रफ एंटी डेंड्रफ मेडिसिन देंगे दे, साथ में इंक्लूडिंग प्रोटीन तो देना ही है। अगर डेंड्रफ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन देंगे। और खासकर कोशिश करेंगे बाल को रिमूव करा के, आपको अपने कॉलेज में अवेलेबल है हिजामा दे, तो हिजामा कराएंगे और हिजामा करने के बाद जल्दी बाल निकल आएंगे उसे देखने के लिए। थैंक यू सर। सर रिंग वर्म के लिए और कोई मेडिसिन भी बहुत बता आते हैं, एक मेडिसिन भी अच्छे आते हैं और उसका विटामिन भी आते हैं, लेकिन देखने के बाद ये नहीं, उसके लंबे उसमें जाना पड़ेगा। और बताइए सर रिंग वर्म के लिए कोई मेडिसिन बताएंगे यूनानी में? देखिए रिंग वर्म के लिए एक से एक मेडिसिन है। जैसे अभी सबसे लेटेस्ट में है लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट, लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट अप्लाई ग्रुप में डाल- लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट। उसके बाद अप्लाई ऑइंटमेंट है, दूसरा अप्लाई करेंगे मोमेंटासोन ऑइंटमेंट। दोनों को 6 आवर पर लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। सर एलिफेंटियासिस का सर कोई ट्रीटमेंट है यूनानी में? पहले पूछे इसको क्लियर होने दीजिए, क्लियर होने दीजिए। उसके बाद इट्राकोनाजोल जो मेडिसिन है 200 मिलीग्राम, अगर एडल्ट हैं 200 मिली BD फॉर 1 वीक, देन 200 OD फॉर लास्ट 1 मंथ, ये लेंगे। तीसरी है आपको डीवर्मिंग करना पड़ेगा। डीवर्मिंग के अल्बेंडाजोल, जैसे अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम है, 1 टाइम अल्ट डे 3 टैबलेट होना चाहिए, च्यूएबल एट बेड टाइम। उसके बाद अपना हब्बे मुसफ़्फ़े खून, यूनानी में जो है हब्बे मुसफ़्फ़े खून लेंगे। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, कि ऑइंटमेंट आता है तो उसको यूज कर वो लगा सकते हैं, समझे? तो Yes, sir. यूनानी में भी एक अच्छी दवा, एक से एक जाकर क्लिनिक में मिलेंगे, एक से एक दवा है, समझे? सफू पे चौक गज एक है, वो ले सकते हैं। उसके बाद अब इसके बाद जितना भी अपना लोग को यूनानी में जो मुसफ़्फ़े खून है वो ले सकते हैं। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन बोले। एलिफेंटियासिस का सर कोई ट्रीटमेंट यूनानी में? एलिफेंटियासिस देखिए फिलेरियल का लिम्फेटिस ये जो एलिफेंट डिजीज को लिए क्या बोलना चाह रहे, फिर से बोलिए पूरे। एलिफेंटियासिस का सर क्या ट्रीटमेंट है यूनानी में? हाँ, देखिए अगर लिम्फेटिस की बात बहुत मसला ज़्यादा पुराना है, अगर शुरू में ही आ गए लिम्फेटिस के लिए देखना है कि 1 फुट में या 1 साइड कहीं भी, चाहे ब्रेस्ट में हो या यूनिलेटर कहीं भी इडीमा, नॉन फिटिंग इडीमा हो, कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए रेपिड MF का देखना है कि पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वह पॉजिटिव होता है तो सबसे पहली बात है, वो अगर पॉजिटिव होता है तो उसके लिए मेडिसिन है, समझे? शुरुआती है तो एक इंजेक्शन मेडिसिन है फ्लोरोसिड कम्बी पैक, 1 पैक वीकली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं 3 महीना तक। दूसरी बात डाइथाइल कार्बामेजिन 300 मिलीग्राम OD एट बेड टाइम 14 से 28 दिन तक ले सकते हैं। उसके बाद एवरिन DS टैबलेट, एवरिन कर कहता है, वर्मेक्टिन आता है, वो 2 मिलीग्राम 1 टैबलेट अल्टरनेट डे ले सकते हैं। साथ में डिवर्मिंग करना जरूरी होता है, अंडाजोल, क्योंकि ये भी आवश्यक बैंक्रोप्टिक बेस होता है। वर्म को डिवर्मिंग करने के लिए देना पड़ता है अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम 1 टैबलेट डेली एट बेड टाइम च्यूएबल। तो ये है
उसके बाद में यूनानी मेडिसिन में भी आप जाकर मिलेंगे तो कुछ मिलेंगे। और शुरू में एंटी इंफ्लेमेटरी ले सकते हैं, आप बेमोसफिक ले सकते हैं जी। ओके सर। कुछ स्पेशल यूनानी में दवा है, उसको शुरू में जाकर ले सकते हैं, लेकिन मिलेगी। ओके, अगर पुरानी में है इलिफेंटेसिस पूरा क्लियर हो गया है तो नहीं खत्म होगी। दूसरी बात, ऑपरेशन करने की भी जरूरी स्किन ग्राफ्ट करना पड़ता है सब। आगे बोलिए, आगे बोलिए। सर कॉलेज कब खुलेगा सर? हाँ बोलिए कॉलेज कब से खुल जाएगा सर? जी। सर बोल रहे हैं कि कॉलेज कब ओपन? टावर प्रॉब्लम है, आवाज का रिपीट, आवाज क्या बोलिए? बोल रहे हैं लोग कि कॉलेज कब ओपन होगा? इतना जल्दी कोरोना भाग जाए। कॉलेज कब ओपन होगा ये पूछ रहा है। लॉकडाउन के बाद से। बहुत अच्छी है उनकी। क्या आप मैसेज भी दे सकते हैं? आप मैसेज दीजिए, आप मैसेज दीजिए, करना चाहें तो आप वहाँ जरूर जाए। आप मैसेज दीजिए, मैसेज आएगी आपको जवाब दिया जाएगा। पानी का बोतल की आवाज टकरा रही है। सर आपसे कंसल्ट करने के लिए कौन सा टाइम बेटर होगा सर? पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए जोर से बोलिए, नहीं तो टैपिंग कर दीजिए, टैपिंग कीजिए। ब्लूटूथ लगो, ब्लूटूथ। सर नेटवर्क का इश्यू है सर। हाँ, ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा? ऑफलाइन क्लास जो है, जब गवर्नमेंट ऑफ बिहार इजाजत देगी तो ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। तब तक ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। 15 दिन में आप लोग ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तो आप लोग की क्लास शुरू हो, जूम ऐप से ही होगी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो बोलिए तो। हाँ कौन बोले? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह साहब, आवाज आ रही है आपके यहाँ ज्यादा। सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे हैं कि हम लोग का इंटर्नशिप में बैठेंगे 6 हाँ महीना हाँ हाँ अदर हॉस्पिटल में बैठेंगे क्या सर? जी 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 जी, आप अपने भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज से भी मिले सकते हैं, चाहे पीएमसीएच या जो बगल में शहर में इतराफ है, या अपनी एरिया के मेडिकल कॉलेज पीएससी में भी जा सकते हैं। 6 महीना 6 मंथ इंटर्न और 6 मंथ एक्सटर्नल है सर जब अभी वो। हाँ बोलिए। सर हम लोग अपने कॉलेज में 6 मंथ इंटर्नशिप में बैठेंगे, तो इसमें मंथली कितना का मिलेगा सर इंटर्नशिप वाले? क्या चीज मिलेगा? रुपया? यस सर। 15,000 मिलेगा भाई। आप अपने सीनियर से पूछ लेंगे, 16,000 कुछ मिला होगा। जितना एमबीबीएस को मिल रहा है इंशाल्लाह उतना ही मिलेगी। अप्रोक्स कितना है सर? इंटर्नशिप में 16,000। रेसिडेंट भी मिलेगा क्या? वहाँ रहने के लिए भी मिलेगा क्या सर? मिलेगा भाई। नहीं, जब तक इंशाल्लाह कॉलेज अगर बगल में बन जाएगी बिल्डिंग, इंशाल्लाह दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट समझेंगे। मैं टीचर हूँ, आए मैनेजमेंट बताएंगे वो। अभी उस पर बात नहीं कीजिए। अभी अपने क्लास के बाद बढ़िए अपने टीचर। अभी कोई है, अगर मैं जिस क्वेश्चन किया है जो रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना, भी जैसे कर रहे थे डिजीज पर क्वेश्चन, आपको लग रहा है कुछ जानना है, आपके घर में कोई बीमार है तो बोल सकते हैं बारे में, या आपके सीधे पढ़ाई के बारे में। ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई मेडिसिन सर बताएंगे बवासीर से रिलेटेड बता दीजिए सर। सर ज्वाइंट पेन से रिलेटेड क्या बवासीर 2 टाइप के होते हैं। मर्डर, एक मिनट, एक आदमी बवासीर बोले थे, सुन लीजिए। बवासीर अपने यहाँ, हेलो, अपने यूनानी कंसेप्ट में बवासीर का 2 है।
हाँ हाँ ब्लीडिंग देखिए, तो बवासीर वादी और खूनी होते हैं, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट में, सिर्फ मॉडर्न कंसेप्ट में ब्लीडिंग हेमोराइड्स के नाम से है, ठीक है, समझ गए बात। जी हाँ, तो वादी में हब्बे बवासीर खूनी है, दूसरी बात दादी हो या खूनी हो, तो खूनी में हब्बे एक मिनट धीरे से आवाज में बोले, बोलने दीजिए बोले। देखिए, अरे आवाज बंद करो, एक आदमी सुनने दो, दूसरे आदमी बोल। जो देखिए, हब्बे बवासीर वादी में हब्बे बवासीर वादी देंगे और खूनी में हब्बे बवासीर खूनी देंगे। अगर खून ज्यादा निकला है तो मेडिसिन, एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन देंगे। खासकर हब्बे मुकिल और हब्बे रसूल का तो है, वह मेडिसिन है, वह अकॉर्डिंग एज और वेट पर डिपेंड करता है। 2 गोली सुबह शाम देना है, 1 गोली शाम दो। दूसरी बात, जो कब्ज है, हुस्र है, कब्ज है, कब्ज को क्लियर करेंगे तो लेजेटिव मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट यूनानी में लगभग 90% सक्सेस मेडिसिन है। ये बवासीर के इलाज यूनानी में लगभग, अगर 3rd स्टेज, 2nd स्टेज तक है तो क्लियर है। अगर 4th स्टेज में आ जाएगी तो ऑपरेशन ही है, लेकिन 2nd स्टेज तक में मेडिसिन से 90% ठीक हो जाता है। ओके सर। सर ये बोल रहे हैं, हाँ, मेरा सवाल है हेलो सर। अरे लड़कियां बोल रही है, लेडीज बोल रही है, इनको बंद करिए पहले। माइक ऑफ कीजिए प्लीज, माइक ऑफ। अब फिर किसको करना है बताओ। हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे हैं मेरा रूम पार्टनर है, उसका फाइल हाँ ठीक है, बोला पहले सरफराज को बंद कर देगा। कौन है भाई, बंद करो। सरफराज को बंद करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, अभी जो पहला क्वेश्चन पूछिए। उसका फाइल्स है, हाँ हाँ, तो अरे कराया था हाँ, फिर रिकरेंट हो गया होगा। जी। हाँ तो आप, नहीं तो आओ ओपीडी में आकर मिल लो। ओपीडी में यूनानी के अपने मौलिजात डिपार्टमेंट में आकर मिलो या सर्जरी डिपार्टमेंट में आकर मिलो। 2 डिपार्टमेंट इसके लिए है, समझे। तो सर्जरी डिपार्टमेंट, मौलिजात डिपार्टमेंट, लेकिन कोशिश करो पहला जो भी पेशेंट होता है सब मेडिसिन का होता है, इसलिए पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में आओ और उसके बाद देखने के बाद मैं बता दूंगा। हमसे कंसल्ट करो, या डॉक्टर जमाल साहब हैं या तीसरा मेडिकल ऑफिसर वहां पर नजीब अहमद साहब हैं मेरे ही के नाम से। सर वो लड़का तो चिकन सब खाता है, गरम मसाला लेता है सर। नहीं, ये चीज अवॉइड रहेगा, समझे, स्पाइसी फूड अवॉइड रहेगा। ऐसा मेडिसिन दवाई यूज नहीं करना है, हेवी मील जिससे कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होने देना है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। सर चाइनीज फूड, ज्वाइंट पेन। मेरा सवाल है सर ये कि सर वो प्रोटीन का जो है सप्लीमेंट का, सर यूनानी का उसका कौन सा बेटर है सर? किसका सप्लीमेंट के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी अपनी बनाई, किसी कंपनी को तो प्रचार नहीं करना चाहिए, समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंप्लेंट कुछ नहीं, आप जो हेलो सर यूनानी सर जो अपना वो आप खुद से नुस्खा बताएं। एकदम सिंपल चीज है। आप जो आलमंड जो होता है, जो पिस्ता बादाम जो होता है, आलमंड जो बादाम है, जी सर, फ्रेश कन्हैया को बोलो मत करो। आलमंड जो बादाम है बहुत बड़ी प्रोटीन का चीज है, सोर्स है। तो आलमंड बादाम 4 दाना रात में फूलने दें, 4 आदत दिन में फूलने दें और छील कर स्किन छील कर खाएं। उसमें फूलने के बाद भी आप पूरा आ जाता है, प्रोटीन ऑब्जर्व हो जाएगा और आप अच्छा से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोटीन, मूंग का अंकुर है, समझे, और एक से एक प्रोटीन डाइट है। उसके बाद तो प्रोटीन अंडा का अंडा एक है, एक का ऊपर का जो व्हाइट पार्ट जो एल्बुमिन है। हाँ वेट गेन हो सर ज्वाइंट पेन के लिए सर? नहीं, वेट गेन नहीं होगा। प्रोटीन कभी वेट गेन नहीं कराती है, याद रखना। मसल बैंडिंग कभी वेट गेन नहीं कराती, कार्बोहाइड्रेट वेट गेन कराती है। वो अच्छा है कि वे प्रोटीन बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लो होगा, ऐसा नहीं सोचे। ज्वाइंट पेन में काम आएगा ना सर? हाँ, क्या बोल रहे तो फिर दूसरा आदमी क्या ज्वाइंट पेन? जी सर, जी सर। ज्वाइंट पेन में क्या चीज का?
वो जनरल जॉइंट पेन है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गोटी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कहाँ पर है पेन, ऐसे नहीं होता डायग्नोस्टिक। सर नी में नी में है, नी में कितनी एज है, लेडीज है कितनी एज है, मेल है कितनी एज है, वेट कितना है? लेडीज है अराउंड 40 होगी और एज 82 दिख रही। 82 है, 40 होगी। यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे एक, दूसरी बार गोटी आर्थराइटिस देखने के लिए क्लियर रूट है। दूसरी सबसे एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन होता है, ठीक है, एज रिलेटेड जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन होता है, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करेंगे। 40 एवब सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ 40 एवब रहेगी सर, मतलब नहीं एज कितना, एज कितना है, एज अभी 40 अराउंड होगी। 80 रेड है तो नहीं 80-40 में आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा यूरिक एसिड का चांस है। तब अगर वेट को रिड्यूस करना है, सबसे बड़ी 80 किलो अगर वजन है तो वेट रिड्यूस करना है, उसको लंबाई देखना है कि बीएमआई के अंदर कितना आता है, उसको लंबाई देखना है कि 5 फीट 2 इंच है, 5 फीट है, तो सीबा अगर 5 फीट 2 इंच है तो 65 किलो के अंदर होना चाहिए, तो देखना है 60-62 किलो के अंदर आना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेट बीएमआई देखना है, तो उसको वेट रिड्यूस करना है, रिड्यूस वेट सबसे पहला। दूसरी बात मेडिसिन देखना है कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हो। अगर यूरिक एसिड बढ़ा तो एंटी यूरिक मेडिसिन देंगे तो उसकी मेडिसिन है, तब बताएंगे, जब अभी टेस्ट करके बताएंगे। उसके बाद नहीं तो एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे का देखना है कि बोन का डिजेनरेटिव चेंजेस तो है नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है, कार्टिलेज रिपेयर तो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं साइनोवाइटिस हो गया है, जो बर्साइटिस हो गया, तो ऐसे नहीं। एक तो पहले पेशेंट को देखना पड़ेगा, दूसरी बात उसका एक्सरे करने के बाद ही कंफर्म डायग्नोसिस, या नहीं तो इसे फोन पर लिखा दिए कोई भी दवाई आरएमपी की तरह नहीं होगा। तो अपने मेरे पर्सनल मोबाइल पर आओ, उसके लिए बाद में आगे बोलो। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पल्स वगैरह दाल वगैरह प्रोटीन लेना मना कर देते हैं, क्यों? उससे ये जैसे बैगन है, पालक है, पनीर है, सोयाबीन है, टमाटर है, इस सब में बहुत ज्यादा इंक्रीज पाए जाते हैं, इसलिए इसको जिसमें यूरिक एसिड पाए जाते हैं वो नहीं देंगे। नहीं तो जैसे रेड मीट है, खासकर बीफ मटन, इस सब में बहुत ज्यादा है, नहीं देंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएगा ना। एक तरफ मेडिसिन दे रहे हो, एक तरफ वो दे रहे हो, उसके उसी वही एंटी वो दे रहे हो, दवाई दे, ये फूड मैंने ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसूली इलाज में अद्विया गदा व परहेज बहुत ज्यादा है, खासकर अपने यूनानी पैथी में ये उसूली इलाज इसलिए सब मेडिसिन सिस्टम से अच्छे हैं, क्योंकि अपनों लोग के यहाँ बहुत ज्यादा इसका गजा का परहेज बहुत ज्यादा बताया गया, और उसूली इलाज बहुत ज्यादा अच्छा है अपने लोग के पैथी में सिस्टम में। इसलिए ये पैथी में ये सब पुराने डिजीज सक्सेस हो जाते हैं, जैसे गोटी आर्थराइटिस, गोटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये और ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाए। सर जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो दूध ले सकता है सर? हाँ दूध ले सकता है, वो हल्का सा दूध में प्रोटीन ठीक है, लेकिन लेता है दूध एक बैलेंस डाइट भी है, और दूध में बहुत चीज है, इसलिए वो ले सकता है। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, वो न्यूट्रल कर देता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर बायोटीन प्रोटीन के हेयर में क्या रोल है? बहुत अच्छा रोल है, एक तक वो भी बायोटीन प्रोटीन ही है, इसलिए उसका अच्छा रोल है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन बायोटीन ही देने से नहीं होगी। ड्रग एंटी फंगल मेडिसिन देने के बाद प्रोटीन के खास एक स्पेशल प्रोटीन जिसमें जगह हो, जैसे बादाम बोल दिया, अंडा उजरा बोल दिया, तो वो जैसे उसका तेल भी आ जाता है, रोगने जरारी रोगने पैसा मुर्ग आता है, तेल आता है लगाने के लिए। सर जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं सर, हाँ, तो जब रुकू से उठते हैं वापस, तो सर वो आवाज आती है ज्वाइंट से, वो सर क्या है? क्रिप्टेशन की इसका मतलब है कि आपका कार्टिलेज ड्राई, कार्टिलेज फ्लूइड अंदर में है, जो साइनोवियल फ्लूइड जो है वह कम हो रही, सूख रही, वह ठीक नहीं, चाहे वह साइनोवियल ठीक हो रहा है या ड्राई हो रही है। दूसरा वो ड्राई ठीक होगी, कम होगी, कार्टिलेज एक दूसरे कार्टिलेज का ज्वाइंट का जो दो ज्वाइंट, हाँ, चाहे वह फीमर मिले या टिबिया फिबुला जो है, दोनों मिलती है, तो वह इसका मतलब दोनों का कार्टिलेज दोनों सट गया है, जिसके कारण वह क्रिप्टेशन
लग रहा है सर चलेगा। क्या हुआ फैजान भाई? बोलिए।